नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व सिविल क्लासेस में। दोस्तों, यह हमारी सामान्य विज्ञान की तीसरी क्लास है। इसके पहले मैं चैनल पर 2 क्लासेस अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? इसका सही जवाब है विटामिन के। विटामिन के रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है। और यह प्रश्न इस तरह से ही पूछा जाता है कि रक्त के थक्के जमाने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी होता है? तो याद रखिएगा विटामिन के। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो याद रखिएगा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? तो याद रखिएगा यकृत यानी कि लीवर के संक्रमित होने से पीलिया रोग होता है। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क को प्रगनत करने के लिए मुख्यतः किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा मैग्नीज और चूना इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उपापचय क्या है? तो याद रखिएगा जैव अणुओं का संश्लेषण और टूट जाना उपापचय कहलाता है। अगला प्रश्न है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो सही जवाब है पेट्रोलियम। याद रखिएगा व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, कोयला किससे बनता है? तो याद रखिएगा संपीड़ित और कठोरकृत जीव भार से कोयला बनता है। अगला प्रश्न है, स्ट्रोंसियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है लाल रंग प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और प्रश्न पूछा जाता है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो याद रखिएगा लोहा या आयरन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? दोस्तों यह एक जैविक प्रणाली होती है। अगला प्रश्न है, जैव पदार्थों के संश्लेषण में मुख्यतः किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा इथाइल ग्लाइकोल, सॉरी एथिलीन ग्लाइकोल। अगला प्रश्न है, सोडियम बाइकार्बोनेट को बाजार की भाषा में क्या कहते हैं? तो दोस्तों पकाने का सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका मुख्य कारण है जल वाष्पन से गर्मियों में ठंडक और छिद्रों से आने वाली धूप के कारण सर्दियों में गर्म हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका क्या कारण है? तो याद रखिएगा विद्युत बल्ब में मौजूद टंगस्टन तंतु की वाष्प बनकर यहां एकत्रित हो जाती है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित किया जाता है? तो दोस्तों अवरक्त विकिरण को अवशोषित किया जाता है वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा। अगला प्रश्न है, एड्स, गलसुआ और पोलियो में क्या समानता है? तो दोस्तों एड्स, गलसुआ और पोलियो में यह समानता है कि यह तीनों विषाणुओं द्वारा फैलने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है, कौन से एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देते हैं? तो दोस्तों इस एंजाइम का नाम है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? तो दोस्तों लोहे की कमी से अरक्तता या रक्त की कमी हो जाती है और इसे ही एनीमिया रोग कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रुधिर के स्कंदन के लिए आवश्यक है? तो दोस्तों जैसा कि अभी पहले प्रश्न में अपन ने डिस्कस किया था, विटामिन के इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पर क्षरण मुख्यतः किसके कारण होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण मुख्य रूप से होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह आपको सीएफसी भी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मालूम की जा सकती है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है फेदोमीटर। लेकिन कई बार एग्जाम में फेदोमीटर की जगह आपको सोनार भी दे दिया जाता है। सोनार एक्चुअल में समुद्र के नीचे मौजूद हिमखंड एवं चट्टानों का पता लगाने की तकनीक होती है और गहराई पता लगाने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोकेमिकल सेल में रसायनता
किसका प्रयोग किया जाता है, सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा लिथियम का प्रयोग किया जाता है फोटोकेमिकल सेल में। अगला प्रश्न है प्राथमिक या बुनियादी रंग कौन से हैं? तो दोस्तों लाल, नीला एवं हरा, यह 3 प्राथमिक या बुनियादी रंग होते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि में हरित क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा भारतीय कृषि में हरित क्रांति 1967-68 में हुई थी। इसके अलावा याद रखिएगा अगर हरित क्रांति का श्रेय दिया जाए तो एमएस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और एक करंट अफेयर का भी प्रश्न याद रखिएगा, आज यानी कि 28 सितंबर 2023 को एमएस स्वामीनाथन का 98 वर्ष की 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो यह भी करंट अफेयर का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्रोफेसर चंद्रशेखर को खगोल भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि एक भारतीय थे। अगला प्रश्न है प्राकृतिक मोम और लाख किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं? तो याद रखिएगा प्राकृतिक मोम एवं लाख कीड़ों के रिसाव के रूप में प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है नमी की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? इसका सही जवाब होगा हाइग्रोमीटर। और यह प्रश्न इस तरह भी पूछा जाता है कि हाइग्रोमीटर का क्या उपयोग है? तो याद रखिएगा आर्द्रता या नमी की माप करना हाइग्रोमीटर का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो याद रखिएगा मस्तिष्क की कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। और इसके अलावा याद रखिएगा लीवर या यकृत में सबसे अधिक पुनर्योजी शक्ति होती है। अगला प्रश्न है रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो याद रखिएगा रक्त दाब या ब्लड प्रेशर का नियंत्रण एड्रीनल ग्रंथि करती है। अगला प्रश्न है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं? तो याद रखिएगा स्तन ग्रंथि को उत्तेजित तथा उसकी वृद्धि को नियंत्रित करते हैं एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न है वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबड़ का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या है? तो दोस्तों आइसोप्रेन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है पायरिडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? तो याद रखिएगा पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। इसके अलावा याद रखिएगा अगर विटामिन बी का आपसे पूछा जाता है तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थाइमिन। और B2 का अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है नाइसिन। B3 का नाइसिन। विटामिन B5 का होता है पेंटोथेनिक अम्ल। B6 का पायरिडॉक्सिन। और इसके अलावा एक और याद रखिएगा विटामिन B12 का, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। B12 का होता है साइनोकोबालमिन। और इसके अलावा विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है, प्रश्न पूछा जाता है। B12 का साइनोकोबालमिन, B1 का थाइमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नाइसिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पायरिडॉक्सिन, B12 का साइनोकोबालमिन। अगला प्रश्न है एंजाइम से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं। अगला प्रश्न है संचायक बैटरियों में किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है जस्ता का प्रयोग किया जाता है संचायक बैटरियों में, जस्ता यानी कि टिन। अगला प्रश्न है किस गैस को गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन सिलेंडर में हमेशा हीलियम गैस ऑक्सीजन के साथ मिलाई जाती है। यह प्रश्न इस तरह से ही पूछा जाता है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो याद रखिएगा हीलियम। अगला प्रश्न है वह कौन है जो परमाणु केंद्रक के चारों ओर घूमते हैं और ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं और परमाणु के चारों ओर घूमते हैं। अगला प्रश्न है कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं हीरा कार्बन का सबसे कठोर रूप होता है। अगला प्रश्न है शरीर का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा शरीर का निर्माण प्रोटीन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है बैटरी में किस ऊर्जा का रूपांतरण किस ऊर्जा में होता है? तो याद रखिएगा बैटरी में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। अगला प्रश्न है फुहारा या स्प्रेयर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों स्प्रेयर या फुहारा
बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, गाजर किस विटामिन का एक संपन्न स्रोत होता है? तो याद रखिएगा, गाजर विटामिन ए का एक संपन्न स्रोत होता है या मुख्य स्रोत कह सकते हैं, और विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। अधिकतर एग्जाम में दोस्तों अभी हाल ही के एग्जाम्स में देखने को मिला है कि विटामिन के केमिकल नेम अधिकतर पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित करने वाली युक्ति क्या होती है? तो दोस्तों यह युक्ति होती है ट्रांजिस्टर, जो सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित करती है। अगला प्रश्न है, दुग्ध का ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें किसमें परीक्षित किया जा सकता है? तो दोस्तों दुग्ध को वसा को पानी में परीक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है, सेव में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो दोस्तों आयरन यानी कि लोहे की अधिकता पाई जाती है सेव यानी कि एप्पल में। अगला प्रश्न है, यसद लेपन या जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं क्या होता है? दोस्तों यह प्रश्न तो कई एग्जाम से पहले पूछा जा चुका है और आप सभी जानते हैं, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन कहलाता है। अगला प्रश्न है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो दोस्तों उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होता है? तो दोस्तों नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीव के किस क्षेत्र में कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो जीव के पिछले भाग में कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। अगला प्रश्न है, एमनियोसेंटोसिस किस विधि का नाम है? तो याद रखिएगा, एमनियोसेंटेसिस गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने की विधि का नाम होता है। इसका नाम याद रखिएगा, एमनियोसेंटेसिस। तो दोस्तों ये थी हमारी सामान्य विज्ञान की तीसरी क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर इसके पहले की 2 क्लासेस अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो एक बार उन क्लासेस को भी जाकर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व सिविल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।